तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम सबने स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये एक्ट आया था और इस एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक्ट बताता है बेसिकली कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे एडमिशन होते हैं, क्या क्या रिटायरमेंट का वगैरह, वो सब चीज जिसके अंदर गिवन है। ठीक। सबसे पहली यूनिट है हमारी जनरल नेचर की, मतलब जनरली बताते हैं पार्टनरशिप है क्या। समझिए पार्टनरशिप आई क्यों थी, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप था यानी कि जो एक बंदा था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? कि एक बंदा अपने एक लिमिटेड कैपिटल ही ला पाता था। मान लीजिए कोई एक बंदा है तो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी, तो वो उतना ही ला पाएगा। जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ मैक्सिमम तो कुछ होगा ना। और दूसरा है लिमिटेड स्कोप ऑफ लिमिटेड साइज एंड स्कोप, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है तो साइज एंड स्कोप पे भी लिमिटेशन लग जाती है। लिमिटेशन इसलिए क्योंकि वो एक्सपांड करने जाएगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और कैपिटल उसके पास लिमिटेड है। तो ये दो जो फीचर थे, ये दो फीचर कर, ये जो लिमिटेशन थी ना सॉल्व करने का काम करा पार्टनरशिप ने। ये जो दो लिमिटेशन थी इन्हें सॉल्व करने का काम किसने करा? पार्टनरशिप ने। ठीक, इन दो का पार्टनरशिप कर दिया था। ठीक। और ये जो दो बची हैं, लेक ऑफ कंटिन्यूटी आफ्टर दैट ऑफ प्रोप्राइटर और अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन्हें सॉल्व करने का काम करेगी एलएलपी, जो हम आगे पढ़ेंगे। एलएलपी। ठीक, ये मैं बता चुका था आपको। ठीक। तो बेसिक क्लियर हो गया पार्टनरशिप की क्या रिक्वायरमेंट थी। अब एक बात देखिए, आपने देखा 25 दिन में पैसा डबल, राजू भाई वाला एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। क्या इसमें पार्टनरशिप है? क्योंकि देखिए दो दो बंदे हैं और दो बंदे, चलिए पहले मैं आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक, देखिए पढ़िए पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, ये वे वाला नहीं जो आप सोच रहे हो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली क्या कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा बंदे बिजनेस पर्पज से एक साथ आते हैं ताकि वे फ्यूचर के प्रॉफिट को शेयर कर सके, चाहे वो बिजनेस एक बंदा चलाए या सारे के सारे बंदे मिलकर चलाएं, उस केस को से पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर है? अब बताइए क्या यहाँ पे पार्टनरशिप वाला एलिमेंट है कि नहीं है? यहाँ पे पार्टनरशिप वाला एलिमेंट था राजू भाई और ये इसके क्या बोलते हैं अपना राजपाल यादव वाले केस में कि नहीं? नहीं था। क्यों? क्या यहाँ दो बंदे थे? हाँ दो बंदे थे। क्या बिजनेस पर्पस था? हाँ बिजनेस पर्पस था। वो क्या यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट था? शेयर ऑफ प्रॉफिट था। लेकिन क्या बिजनेस पर्पस था? बिजनेस पर्पस नहीं था। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस था कि आप एक कंपनी में अपना पैसा डाल रहे हो और वो कंपनी आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमा के देगी। यहाँ पे बिजनेस पर्पस नहीं था, यहाँ पे था इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक। तो यहाँ पे था इन्वेस्टमेंट पर्पस। देख लीजिए, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय राजू भाई एंड राजपाल यादव इज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप बिकॉज देयर इज नो बिजनेस एलिमेंट इज एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई बिजनेस एलिमेंट नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक मेयर इन्वेस्टमेंट था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब देखिए जनरली पार्टनरशिप में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे कि एक पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है। उसके बाद कुछ ट्रू टेस्ट दिए गए हैं, हम ट्रू टेस्ट को भी पढ़ेंगे। ट्रू टेस्ट के बेस पर क्वेश्चन आते हैं कि आप बताइए पार्टनरशिप ट्रू टेस्ट में है या नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, ये सब चीजें हम करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। ठीक। तो ये हमारी पहली यूनिट का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका कि जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ आते हैं बिजनेस पर्पज से, जिनका पर्पज होता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। एडिशनली चाहे वो बंदा एक बिजनेस करे, चाहे चाहे सारे बंदे भी चाहे तो बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आगे आप पढ़ोगे कि अगर कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो वो सारे के सारे बंदों के पास अधिकार होता है कि वो अपना बिजनेस में को मैनेज करने के अधिकारी होते हैं। ठीक। जो एक बंदा एडमिट होता है उसे कहते हैं पार्टनर। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, कालू कालू था पार्टनर। एंड पूरी की पूरी जब 5 बंदों की एक साथ बुलाएंगे उसे कहेंगे फर्म। यानी कि जब एसोसिएशन मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टनर कहेंगे फर्म, और जब सिंगल पार्टनर का नाम लेंगे तो उसे कहेंगे पार्टनर। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक। ठीक ही हो चुका। और जिस नेम से फर्म चलेगी वो थी फर्म नेम। जैसे हमारे में सॉफ्टवेयर किंग था। एलिमेंट्स देख लेते हैं पार्टनरशिप की। क्या एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, क्या एक बंदा पार्टनरशिप बना सकता है? नहीं। एक बंदा तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा ना। सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन खत्म करने के लिए ही तो पार्टनरशिप बनी थी भाई। एक बंदा कैपिटल कम ला पा रहा था, इसलिए हमने कहा कि भाई दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर आ जाओ, थोड़ा कैपिटल बढ़ जाएगी जिससे आपका एक्सपांड हो जाएगा। उस उन लिमिटेशन को सोल्व करने के लिए तो बना था ये। एडिशनली ये भी सोचिए कि देखिए मैक्सिमम की एक लिमिट है कंपनीज एक्ट की 50, लेकिन फिर भी एक बंदा है, एक से ज्यादा बंदों में फर्क आ जाएगा कैपिटल में। कैपिटल बढ़ेगी तभी तो वो ग्रोथ कर पाएगा। तो इसलिए पार्टनरशिप जो बनी तो उसमें लिखा गया कि इट्स एसोसिएशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टनर्स। एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, चाहे ओरल हो या रिटर्न हो। एग्रीमेंट क्या कि हाँ हम पार्टनरशिप करेंगे, इस रेशियो में हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये हमारे काम होंगे, ये सब एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक, पहली चीज। अब ये कह रहा है कि ओरल हो या रिटर्न हो, क्यों कहा? क्योंकि ओरल भी चलेगा रिटर्न भी चलेगा, एग्रीमेंट दोनों वैलिड है। लेकिन
अगर आप ओरल करोगे तो आपको कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो प्रूफ करने में आपको एंड से दिक्कत आएगी, या तो फिर आप उसकी ऑडियोग्राफी वीडियोग्राफी रखना, वरना आपको प्रूफ करने में दिक्कत है, क्योंकि आदमी कभी भी पलट सकता है, किसी भी आदमी का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होंगे तो वो पलट नहीं पाएगा उस रिटर्न डॉक्यूमेंट से, क्योंकि उसके साइन होंगे ऑल दैट। तो उस केस में उसके पलटने के चांस घट जाते हैं एज कम्पेयर टू ओरल एग्रीमेंट। ठीक। उसका बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस क्या मतलब कि परचेज एंड सेल होना चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पे। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस शेयर करो या नहीं करो लेकिन प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे बिजनेस एक बंदा चलाए चाहे सारे के सारे बंदे मिलकर बिजनेस चलाएं। पढ़ते देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या कह रहा है कि जो पार्टनरशिप है वो एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा पर्सन की। ओनली अ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, यहाँ पे सिर्फ पर्सन जो लॉ ने रिकॉग्नाइज करे हैं वही पर्सन पार्टनरशिप बना सकते हैं। अब एक बात बताइए, ठीक चलिए जाने दीजिए। देयर फॉर फास्ट टैग मतलब इसमें वन मैराथन की जरूरत नहीं, उसकी वन शॉट में उसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं। देयर फॉर ए फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। कि जैसे देखिए मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, तो एक पार्टनरशिप फर्म क्या दूसरी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि उसे लॉ ने एक पर्सन की तरह नहीं माना। लेकिन आपने पढ़ा था कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या कंपनी एक कंपनी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है? हाँ कंपनी बन सकती है। अगेंस्ट अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। मलाई खाने के लिए चॉकलेट खाने के लिए छोटे बच्चे को पार्टनर बनाया जा सकता है। ठीक। द पार्टनरशिप इज इफ द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट। मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं बताया, मिनिमम दो बता चुका है ये। मैक्सिमम के बारे में कंपनीज एक्ट के सेक्शन में बताया गया है कि मैक्सिमम लिमिट जो है सेक्शन 464 के अंदर ये बताया गया कि मैक्सिमम लिमिट 50 तक जा सकती है किसी भी पार्टनरशिप फर्म की। इसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट देख लीजिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और उस एग्रीमेंट पे सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। ठीक। ठीक है इस चुका। और लेकिन आप एक बात मानना कि ये आप फिर भी समझना कि अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट रखोगे तो उस केस में आपका ही बेनिफिट रहेगा। अगला है बिजनेस। बिजनेस पर्पस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अगर दो या दो से बंदे आ रहे हैं और फ्यूचर में शेयर भी प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाया जाएगा इस बेसिस पे। और उनका मोटिव होना चाहिए, पहले बिजनेस होना चाहिए और मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। ठीक, ये हो चुका। उसके बाद एग्री टू शेयर प्रॉफिट। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज, देखिए शेयर का प्रॉफिट होना चाहिए चाहे लॉस का प्रॉफिट हो या ना हो। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ए बी सी एंड डी, ए बी सी गए डी के पास, डी से कहा मुझे 25 लाख अर्जेंट चाहिए, डी ने कहा ठीक है लेकिन मैं जब दूंगा, क्योंकि मैं लॉस में तो पार्ट नहीं करूंगा, मैं आपके बिजनेस में भी पार्ट नहीं करूंगा लेकिन मैं आपके लॉस में भी पार्ट नहीं करूंगा। बस आप 25 लाख लीजिए और जब पैसे प्रॉफिट कमाएंगे आप उस प्रॉफिट में मुझे हिस्सेदारी देना। लॉस के टाइम पर मेरे पास नहीं है तो कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिंदास कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। पार्टनर मस्ट बी एग्री टू शेयर द पार्टनर्स प्रॉफिट इन एनी मैनर एज दे चूज। तो वो रेशियो कुछ भी हो सकता है जो डीड के अंदर लिखेंगे। डीड के अंदर नहीं लिखा तो रेशियो क्या होता है? आप अकाउंट के अंदर पढ़ते हैं, डीड के अंदर नहीं लिखा तो रेशियो होता है जनरली इक्वल। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एसेंशियल। हाँ ये जरूरी नहीं है कि लॉस का एग्रीमेंट हो, हम इसका एग्जाम्पल पढ़ चुके थे, तो ये सब हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या था? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑन। चाहे तो सारे बिजनेस करे चाहे सारे के भी आप में किसी एक बंदे को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि ए बहुत है, एक तो मिस्टर एक्स था, ए बी थे। मिस्टर एक्स आईआईएम क्वालिफाइड था, ए एंड बी आईआईटी क्वालिफाइड है। हमारी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी थी। अब एयर बी गए एक्स के पास, एयर बी ने कहा देखो एक्स, क्योंकि तुम आईआईएम क्वालिफाइड हो तो तुम मैनेजमेंट हमसे अच्छा कर सकते हो, हम आईआईटी क्वालिफाइड है तो हम सॉफ्टवेयर अच्छा बना पाएंगे, ये हमको अपने पे भी भरोसा है और आप पे भी। तो एक काम करिए आप इस चीज को मैनेज करिए, हम बैकग्राउंड में बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर, आप अपना क्या चीज है बिजनेस को करना है मैनेज। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बंदा चाहे तो एक बंदा भी बाकी के बिहाफ में कर सकता है। पार्टनरशिप में हर एक बंदा खुद का प्रिंसिपल होता है, बच्चों बंदे का एजेंट होता है। खुद का प्रिंसिपल होने का मतलब ये है कि अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा तो खुद भी लायबल रहेगा, और दूसरों का एजेंट होने का मतलब ये है कि अगर उसने कोई गड़बड़ करी तो उसकी गड़बड़ के लिए दूसरे बंदे भी लायबल रहेंगे। ठीक है, तो ये है पार्टनरशिप भाई एजेंट का। तो खुद का प्रिंसिपल होता है, अदर का एजेंट। खुद का प्रिंसिपल होने का मतलब कि खुद की गड़बड़ के लिए खुद लायबल, बचे हुए का अदर का एजेंट होने का मतलब कि उसकी गड़बड़ के लिए बचे हुए पार्टनर भी लायबल। ठीक। तो ट्रू टेस्ट वगैरह होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे ट्रू टेस्ट है क्या। एक केडी कामनाथ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाला केस हुआ था, तो इसमें आप देख लेना। ठीक, ये सब मैंने करा दिया रेगुलर। एक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि कहीं तो आपको एग्रीमेंट बोलेगा कहीं डीड बोलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ एग्रीमेंट और डीड में कोई फर्क तो नहीं। जनरली एग्रीमेंट और डीड अलग होता है, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड को आप एक ही चीज मान के चलिए।
ट्रू टेस्ट क्या है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को ट्रू मतलब ट्रू टेस्ट में डिटरमाइन करने का क्या है, देखिए मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 6 के अंदर ये चीज बताई गई है, ठीक। इन डिटरमाइनिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ फर्म और नॉट, वेदर अ पर्सन इज और क्या बोलते हैं, पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर, पर्सन पार्टनर है या नहीं है, या फर्म पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, उसके लिए ये तीन चीज चेक करनी चाहिए। देयर एग्रीमेंट होना चाहिए सारे पार्टनर के बीच में, पहली बात, फर्स्ट इसेंशियल। सेकंड है शेयर प्रॉफिट होना चाहिए, एंड लास्ट है म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पे बिहाफ पे बचे हुए पार्टनर के बिहाफ में एक अकेला बंदा ही बिजनेस मैनेज कर सके, और उसके एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर भी लायबल नहीं, ये सारे के सारे अगर करें तो सारे के सारे एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर भी लायबल रहेंगे। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट, कि एक पार्टनर के एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर लायबल रहते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक। तो ये सब मैंने दिखा चुका, देख लीजिए टोटल, देख लीजिए एग्रीमेंट हम पढ़ा चुके कि मतलब एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। लेकिन इसमें बस एक चीज है कि देखिए हिंदू अनडिवाइड फैमिली यानी कि जो एचयूएफ है उसमें एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उसमें बच्चा जन्म के साथ ही पार्टनर बन जाता है, जन्म के साथ ही उस एचयूएफ का मेंबर बन जाता है, उसके एग्रीमेंट के लिए नीड नहीं होती, ठीक। शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए चाहे शेयर ऑफ लॉस हो या ना हो, ठीक है, सब पढ़ चुके थे हम। इसके बाद हम अगला था अपना, लेकिन कुछ चीजों को प्रॉफिट शेयर नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को ऐसा नहीं माना जाएगा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन है। देखिए क्या है, अगर आप किसी बंदे को एज सैलरी वगैरह दे रहे हो, जो बंदा बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो उसे भी प्रॉफिट का शेयर नहीं माना जाएगा। दूसरा, सर्वेंट या एजेंट को आप उसकी सैलरी दे रहे हो तो उसे प्रॉफिट का शेयर नहीं मानेगा, उसके उससे आपने काम लिया है, उसके बदले आपने उसे मजदूरी दिया, उसे इस तरीके से माना जाएगा। तीसरा, अगर या कोई विडो या विधवा, विडो वाली विधवा या चाइल्ड है किसी पुराने पार्टनर, कोई पुराना पार्टनर मर गया था, अगर आप उस वो मरते टाइम मतलब मरने जब वो जिंदा था, उसने एग्रीमेंट बना दिया था कि जब मैं रहूंगा तो मेरी एसेट बिजनेस में ही रहेंगी, लेकिन मेरी जो वाइफ है उसको बिजनेस को 10,000 रुपए या 5,000 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। बचे हुए पार्टनर एग्री कर दिए थे, तो उस केस में भी ये चलता है। बाय द प्रीवियस ओनर ऑफ अ पार्ट ओनर ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुडविल, एंड जो गुडविल वगैरह की सेल्स वाली ट्रांजेक्शन होती है वो भी इस केस में नहीं आती है। इस केस में आने का मतलब, इन केसों को रिसिप्ट और पेमेंट को, बिजनेस के रिसिप्ट और पेमेंट, प्रॉफिट के रिसिप्ट और पेमेंट नहीं माना जाता, ठीक। अगला है एजेंसी। एजेंसी माने एक के एक्ट लिए दूसरा लाइबल, क्योंकि पार्टनरशिप में ये है कि कोई भी बंदा एक्ट कर सकता है। ये सारे सारे के सारे बंदे भी अगर एक्ट करेंगे, कोई सा भी केस हो, चाहे एक बंदा सारे के बिहाफ में कर रहा हो, चाहे सारे बिल चला रहे हो, एक बंदे के एक्ट के लिए बचे हुए बंदे लायबल रहेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में एक बंदा दूसरों का एजेंट होता है, खुद का प्रिंसिपल होता है, खुद को भी बाउंड करता है, अदर का एजेंट होता है, अदर को भी बाउंड करता है, यही चीज कह रहा है। तो म्यूचुअल एजेंसी भी होना चाहिए ट्रू टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। ये सब पढ़ लें। ये देखिए शांति दास गुप्ता वर्सेस दयानंद मुर्जुमुल वाला केस था सुप्रीम कोर्ट, ना तो ये वाले इन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया था, ना ये कुछ प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ना कुछ अकाउंट बना रहे थे, तो किस बेस पे, ना बैंक अकाउंट खोल रहा था, तो इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिससे इन्हें कहीं ये लग जाए कि ये पार्टनरशिप फर्म में थे, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि तुम पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो, ट्रू टेस्ट के बेस पे ही। अब देखते हैं काइंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने काइंड की होती है? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप देखिए पीरियड के बेस पे जाएंगे तो दो दो बेस, एक तो पहले हम पीरियड के बेस पे जाएं। अगर हम पीरियड के बेस पे जा रहे हैं तो एट विल और कंटिन्यूअस, वो एट विल और फिक्स पीरियड। यार ये राइटिंग का क्या हो रहा है ऐसा भाई, ये पैनल गड़बड़ करता है, मेरी राइटिंग सही है वैसे, पर ये पैनल ही गड़बड़ करता है कभी कभी। फिक्स, अरे बाबा रहने दो, उधर से ही पढ़ लेंगे। एट विल हो सकता है या फिक्स पीरियड हो सकता है। एट विल होने का मतलब क्या है? इच्छा, बिल माने होती इच्छा, कि एट इच्छा, किसकी एट इच्छा पे? एट पार्टनर्स इच्छा, मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं एट पार्टनर्स बिल। तो ऐसी पार्टनरशिप जो चलेगी जब तक पार्टनर्स की उसकी बिल होगी, यानी कि जब तक उसके पार्टनर्स की इच्छा होगी, उस केस में उस पार्टनरशिप फर्म को कहते हैं पार्टनरशिप एट बिल। दूसरा, फॉर ए फिक्स पीरियड, जब पार्टनरशिप फर्म बनी थी, जब ये उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था कि हम 5 साल पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो 5 साल बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप, तो इसलिए कहेंगे कि वो है फॉर ए फिक्स पीरियड। तो ये टाइम के बेस पर तो हो गया, दो ड्यूरेशन के बेस पर एट विल और एट फिक्स पीरियड। उसके बाद अगला बेसिस है एक्सटेंड ऑफ बिजनेस, की बिजनेस का एक्सटेंड कितना है। पर्टिकुलर पर्पस, अरे एक है जनरल पर्पस। पर्टिकुलर जनरल पर्पस क्या है? कि हम खिलौने बनाएंगे और बनाते ही रहेंगे, हम खिलौने बनाएंगे और बनाते ही रहेंगे, तो वो हो गई जनरल पर्पस वाली। एक है कि हम बनाएंगे रोड, लेकिन हम रोड बनाएंगे सिर्फ 20 किलोमीटर की, तो ये हो गई एक पर्टिकुलर पर्पस की, जैसी 20 किलोमीटर की रोड बनेगी उस केस में पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुका था रेगुलर में, ठीक। तो पार्टनरशिप एट बिल भी पढ़ लीजिए, सेक्शन नंबर 7 के अंदर गिवन है। नो फिक्स टेन्योर होता है, उसके बाद देयर इज नो प्रोविजन, डिसोल्यूशन के बारे में कोई जिक्र नहीं होता।
ठीक है ना, सब एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए कि एड बिल है, और कुछ फिक्स पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही सब जो मैंने बता दिया उसी को ये टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताएगा। फिक्स पीरियड में बता चुका कि यहाँ पे प्रोविजन बना बना रहता है पार्टनरशिप के अंदर की फिक्स पीरियड की रहेगी, उस फिक्स पीरियड के बाद ये एंड हो जाएगी। पर्टिकुलर पर्पस क्या है कि जब एक सिंगल एडवेंचर यानी कि एक सिंगल पर्पस होता है, जैसे कि 20 किलोमीटर की रोड बनाना, तो ये सब चीजें हम बता चुके हैं। जनरल पर्पस क्या है कि हाँ कंटिन्यू कंस्टिट्यूशन होता है उसका, जिसका बेस होता है कि मतलब हमें एक काम करना है तो हम उस काम को करते रहेंगे, कोई ऐसा फिक्स बिक्स का सिस्टम यहाँ नहीं मिलता जनरली। ठीक। पार्टनरशिप डीड करती है एग्रीमेंट, मैंने आपको दिखा था रेगुलर क्लास में, जिसमें नाम एड्रेस, पार्टनरशिप क्या करेगी, क्या पार्टनर्स रहेंगे, क्या पार्टनर्स की ड्यूटी रहेगी, क्या पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, कितनी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, अगर मिलेगी तो पार्टनर आएगा तो क्या कितने पार्टनर की कंसेंट लेंगे, पार्टनर जाएगा तो कितने पार्टनर की कंसेंट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज उसके अंदर लिखी हुई होती है। ठीक। इट इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट में रिटर्न या चाहे वर्बल, लेकिन रिटर्न अच्छा रहेगा। उसके बाद रिटर्न कंसेंट लगेगी, सारे मेंबर्स को इसको साइन वाइन करना पड़ेगा बढ़िया करके, एकदम फर्स्ट क्लास डीड कह देंगे। और इस डीड को स्टैम्प पेपर के स्टैम्प एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब कम से कम 50 रुपए होना चाहिए, कम से कम 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे, 50 रुपए प्लस वाले स्टैम्प पेपर पे, जनरली 100 रुपए वाले पे बनवा लेना। अगर आप अपनी पार्टनरशिप खोलोगे तो 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर लेना, 10-20 का नहीं, कंजूसी नहीं करना है, 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे बढ़िया से पे अच्छे तरीके से करा लेना। इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में उसका रिटर्न, उसकी स्टैम्प वगैरह भी होनी चाहिए। ठीक, तो वही सब चीजें हो चुकी। पार्टनरशिप फर्म के देखिए कंटेंट लिख लीजिए, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, प्लेस ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब ऐसा हो जाता है हम पार्टनरशिप तो आज खोल रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद अपनी बिजनेस चालू करें, तो क्या कर सकते हैं, हम बिंदास कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है उसकी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी लिख देते हैं, अगर एड एड फिक्स पीरियड वाली होगी, एड बिल में ड्यूरेशन में आए, ड्यूरेशन का जब ऑप्शन आएगा ना, उसमें ऑप्शन आएंगे कि एड बिल जाना है या एड फिक्स पीरियड। जब आप बिल पे जाओगे तो वहां फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या बोलते हैं अपना कितना पीरियड, उसमें आपको भरना पड़ेगा कितने साल या कितने मंथ। तो इस तरीके से वो भरा जाता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। लेकिन ये आप ये वाली चीज एग्जाम में लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे आधा से 1। और ये जो नीचे हाईलाइट है ये वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेजोरिटी हर कोई नहीं लिखा है, इसमें मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स। तो क्या सर ऊपर के लिखे ही ना, नहीं ऊपर के भी लिखना, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करना, याद रखना कि ये चीज नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर के तो आप लॉजिकली सोच लोगे कि भाई अगर हम किसी को रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो उसका नाम तो लिखेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म का नाम भी लिखेंगे। अब क्योंकि पार्टनरशिप अकेले नहीं होती, उसके बंदे होते हैं, मतलब बंदे इन द सेंस उसके पार्टनर्स होते हैं, तो उन पार्टनर्स का नाम भी आ ही जाएगा। उसके बाद ये बता देंगे क्या पार्टनर करेगी, क्या किस जगह वो रहेगी, तो ये तो बेसिक है। तो बेसिक तो आपको याद रख ही लेना, लेकिन ये एडवांस चीजें ये है, देखिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर की, हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल डाला, ये इंपॉर्टेंट बात है नहीं, क्योंकि कैपिटल रेशियो भी बनता है कहीं काफी टाइम्स, तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। उसके बाद पीएसआर बता देना, नहीं बताओगे तो फिर इक्वली जाएगा, किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल डाली होगी फिर भी उसे कम प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए पीएसआर बता देना। एडमिशन रिटायरमेंट के बारे में बता देना, कैसे एडमिशन रिटायरमेंट के क्या प्रोविजन आप रखना चाह रहे हो। उसके बाद रेट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स वगैरह या लोन्स पे जो इंटरेस्ट आप लोन लोगे या दोगे, उस केस में बता देना। प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम कैसे कैसे करोगे, मतलब कैसे कैसे करने का इन द सेंस कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से सेट ऑफ वगैरह चीजें होंगी। एंड सैलरीज वगैरह कमीशन वगैरह अगर किसी पार्टनर का है तो उसे कैसे आप मैनेज करोगे, वो भी चीज आप बता देना बेसिकली। तो ये सब हो चुका हमारे उसका। आगे दिख रहा है टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, एक्टिव माने जो मतलब जो एक्टिव है, जो बंदा अपना हुस्ट पुस्ट जिम बिम जा रहा है उसे कहेंगे एक्टिव है, नहीं नहीं उसे एक्टिव नहीं कहेंगे जो जिम जा रहा है। एक्टिव उसे कहेंगे जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है एक्टिवली, यानी कि जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को देख रहा है, उसे कहेंगे बेसिकली एक्टिव पार्टनर। ठीक। इज एक्टिंग एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स for the all of act by them in the course of business. In the event of his retirement he must give public notice। क्यों देगा पब्लिक नोटिस, क्योंकि वही सारे डे टू डे ऑपरेशन कर रहा है, अब उसे बताना तो पड़ेगा ना पब्लिक को कि भाई मैं छोड़ के चला, मतलब मैं पार्टनरशिप छोड़ के चला। नहीं बताएगा तो पब्लिक को कैसा, कोई पब्लिक को आगाज थोड़ी, मतलब पब्लिक को कोई आगे कोई उसके कार में थोड़ी ना बताएगा पब्लिक के कि वो पार्टनर चला गया है, उससे कोई बिजनेस नहीं रख, बिजनेस से अगर करोगे तो उस पार्टनर के नाम पे मत करना, या वो पार्टनर बिजनेस के नाम पे कुछ खरीद ना सके, इसलिए कहा गया कि जैसे ही आप जाओगे आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। आगे आप पढ़ेंगे कि अगर आपने पब्लिक नोटिस दे दिया तो भले ही आपका रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी लाइबिलिटी चलती रहेगी अनलिमिटेड अमाउंट की। तो पार्टनर होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब जिम बिम की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव होने के लिए क्या बोलते हैं इसे अपना, एक्टिव होने के लिए आपको
बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करने पड़ेंगे, तो इसे कहते हैं एक्टिव होना। ठीक। स्लीपिंग क्या, जो सोया है, मतलब जो जिम नहीं जा रहा, नहीं नहीं, जो पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहा, उस केस में उसके कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। ठीक। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो रियल में पार्टनर नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म उसका नाम यूज करना चाह रही थी, उसे कुछ, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म थी जो बैंक पे गई, बैंक ने कहा कि देखिए अभी आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो हम अभी आपके नाम पे वो आपको पैसे नहीं दे सकते, आपको अगर हमसे लोन चाहिए तो आप किसी ऐसे बंदे का लाइए जो बंदे को लोग जानते हो, उस बंदे का आप नाम ले आइए, उस बंदे से ये कहा के ले आइए कि वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की तरह रहेगा, चाहे आप दे, वो आपकी मर्जी है कि वो आए ऑपरेशन करे ना करे, प्रॉफिट बांटे या ना बांटे, आप वो आपकी मर्जी है, लेकिन बस मुझे उस बंदे को पार्टनर की तरह आप दिखा दीजिए, ऐसा कहता है बैंक का मैनेजर। उस केस में वो मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के अपने रतन टाटा सर के पास, उन्होंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर देखिए हमें पैसे की जरूरत है, आपका नाम जहां हम लेंगे 100 करोड़ 200 करोड़ तो ऐसे दे देगा कोई भी बंदा, बैंक मतलब कोई भी बैंक, आप प्लीज आ जाइए। सर समझ गए होंगे उसकी मजबूरी की, भाई देखिए स्टार्टअप वगैरह है तो चलती है, सर ने मान लीजिए दे दिया अपनी कंसेंट, तो उस केस में सर कहेंगे नॉमिनल पार्टनर। क्या सर का कोई पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट है, सर को पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट चाहिए यार, मतलब लॉजिकल सोचो, मतलब वो बनता प्रॉफिट मांगेगा तो बस, ठीक है वही बात है ना। उसके बाद ना तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो प्रॉफिट की लालसा रखते हैं, लेकिन बस वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेंगे, क्योंकि उनको बैंक ने उन्हें इसलिए ही कहा है कि आप उनको पार्टनर की तरह दिखाइए, क्योंकि बैंक को उस वाली पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर पे अभी उतना ट्रस्ट नहीं था, वो कुछ भी बेस हो सकता है, पास्ट रिकॉर्ड का बेस भी हो सकता है, सिविल स्कोर का भी बेस हो सकता है, और उसके अलावा नई पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी एक बेस हो सकता है, तो बेसिस कुछ भी हो, लेकिन हम उस चीज पर नहीं जा रहे, वो तो बैंक पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है केस कि बैंक कह देता है कि आप कोई नॉमिनल पार्टनर बना के लाइए। पार्टनरशिप और प्रॉफिट ओनली, मलाई वाला पार्टनर की ऐसा पार्टनर की कहेगा जो मुझे जब मलाई आए तो मुझे खवाना, जब मतलब कुछ सफर करना पड़े तो आप बचे हुए पार्टनर करना, तो बिल्कुल कर सकता है, हाँ ऐसा भी पार्टनर होता है, हम इसका एग्जाम्पल ले चुके थे ऊपर। ठीक। इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर चलते हुए पार्टनरशिप फर्म में कूद रहा है, यानी कि ये पार्टनरशिप फर्म चल रही है, इसमें आकर जंप मारेगा कि ब्यूरो में आ गया, उसे कहेंगे इनकमिंग पार्टनर, मतलब आने वाले पार्टनर को, ऑनगोइंग पार्टनरशिप फर्म में आने वाले पार्टनर कहेंगे इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर केस में आप देख लीजिए, मान लीजिए पार्टनर इस डेट को आया है, तो इस डेट से पिछली डेट की ट्रांजेक्शन के लिए क्या वो लायबल रहेगा, नहीं रहेगा, इनकी जनरली वो लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने उसके इन जो ये पिछली डेट में जो डिसीजन मेकिंग हुई थी उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी, आने वाली डेट के लिए वो रहेगा, लेकिन पिछली डेट के लिए वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहे तो लो ने, आगे आप पढ़ोगे मेरे साथ कि उस लो ने यूनिट 2 के अंदर उसे कहा है कि अगर तुम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहो तो मार लो, पिछली डेट के लिए भी तुम चाहो तो खुद को किसी ट्रांजेक्शन के लिए या किसी इवेंट के लिए लायबल कर सकते हो। ठीक, तो वो चीज हो चुकी। आउट गोइंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है उसे आउट गोइंग कहेंगे। आउट गोइंग पार्टनर पे भी देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में एक बार और, फिर भी देखिए फास्ट टैग में भी ऐसा पढ़ोगे 2-3 बार रिवीजन हो जाए ताकि माइंड में चीजें रहे। मान लीजिए डेट को है वो रिटायर 31 मार्च को हुआ वो रिटायर। ठीक, तो रिटायरमेंट की डेट से मान लीजिए ये देखिए, और तो क्या इस डेट पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से जिस दिन रिटायर हो गया, नहीं होगा, उसमें होता है पब्लिक नोटिस की, पब्लिक को आपको चिंगार चिंगार के बताना पड़ेगा कि आप रिटायर हो चुके हो। तो अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, भले ही आप रिटायरमेंट हो चुके, लेकिन पब्लिक नोटिस दिए बिना आपकी लाइबिलिटी चलती रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी चलती रहेगी। ठीक, तो पब्लिक नोटिस तक लाइबल रहेगा, उसके बाद की डेट के लिए लाइबल नहीं रहेगा। लेकिन क्या रिटायरिंग पार्टनर चाहे तो अपनी किसी पुरानी लाइबिलिटी के लिए डिस्चार्ज हो सकता है, हाँ हो सकता है, आगे पढ़ेंगे यूनिट 2 में, लेकिन उसके लिए जिस बंदे की ने वो लाइबिलिटी दी है, यानी कि जो बंदा उसका क्रेडिटर है, क्रेडिटर की सहमति होनी चाहिए। क्रेडिटर बोलेगा कि जा तुझे आजाद करा, जा जा पार्टनर जा जी ले अपनी जिंदगी, उस केस में पार्टनर आजाद हो जाएगा। क्रेडिटर कहेगा कि नहीं नहीं मैं तुम आजाद नहीं करूंगा, तो उस केस में नहीं होगा, उसमें जिसका पैसा है उसकी मर्जी है। क्या उसको क्रेडिटर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक पार्टनर की ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबिलिटी होती है, मतलब हर एक पार्टनर ज्वाइंटली भी तो लाइबल है लेकिन इंडिविजुअली भी लाइबल है, तो वो चाहेगा तो किसी दूसरे पार्टनर से पूरे का पूरा अमाउंट रिकवर कर लेगा, तो उस केस में चीजें नहीं मैनेज हो पाएंगी। तो इस तरीके से होता है ये वाला पॉइंट भी। अगला है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट क्या, भाई इसी को कहते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपल भी। ये एक पार्टनरशिप बाय होल्डिंग है, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल का इसका मैंने एग्जांपल लिया था कि चार दोस्त गए एक शॉप में, आज कहा कि भाई आज तो मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह करेंगे, पार्टी वगैरह, इसका भाई का बर्थडे है तो भाई के बर्थडे पे केक कोल्ड ड्रिंक करेंगे। तो जो शॉप वाला था, शॉप वाले से कहा उन्होंने कि ठीक है भाई का बर्थडे है, भाई के बर्थडे पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, पहले केक वेक काटेंगे। उसके बाद क्या हुआ,
उनमें से 4 3 बंदे एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर थे, दूसरा पार्टनर नहीं था। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक वाला जो था, जो मतलब सर्व कर रहा था, जो उसका मैनेजर था, उस मतलब जो उस कोल्ड ड्रिंक की जो शॉप थी, उसका जो मैनेजर था, बड़ी शॉप मानना, उस केस में क्या था, उस मैनेजर ने कहा था सिंपली, उस मैनेजर से ने कहा कि सर आप, जो चौथा आदमी था उससे कहा कि सर मैं तो आपको भी जानता हूँ, क्या आप भी इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। उसने कह दिया, या वो चुप रहा, उसने हाँ कही ना कही, दो चीजें, या तो उसने कहा कि हाँ मैं हूँ, या वो चुप रहा, मेयर साइलेंट रहा। इधर ही एक्सेप्ट ही इज अ पार्टनर, और ही मेयर साइलेंट। दोनों केस में उसको पार्टनर मान लिया जाएगा बाय स्टॉपल, क्योंकि वो ना तो उसने जवाब दिया या फिर उसने खुद की सहमति से कह दिया कि वो पार्टनर है, चाहे वो था नहीं, लेकिन अगर वो उसने कह दिया। अब मान लीजिए आने वाली डेट में उस शॉप ओनर ने कुछ पैसे, कुछ सामान भेजे, कुछ पेप्सी और कुछ चॉकलेट और कुछ भी भेजे, केक वेक भेजे उस पार्टनरशिप फर्म को भेजे। फर्म ने उन पेप्सी को पी लिया, चॉकलेट खा ली, केक खा लिया। जब पेमेंट की बात आई तो पेमेंट के टाइम पे फर्म ने कहा कि हो आप हो कौन? उस केस में उस शॉप ओनर गया उस तीसरे, मतलब उस फोर्थ फ्रेंड के पास, यानी कि फोर्थ के पास, उस चौथे बंदे के पास गया वो। उसने चौथे बंदे से कहा कि देखो तुमने अपने आप को रिप्रेजेंट करा था कि तुम उस पार्टनरशिप के पार्टनर हो, और तुम्हारे मैं अच्छा जानता हूं तुम्हें, इस वजह से मैंने उनको वो चीज भेज दी। अबे पेमेंट नहीं करे, तुम करोगे तो क्या पार्टनर करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। भले ही वो पार्टनर नहीं था, लेकिन वो चुप रहा या उसने अपने मुंह से कह दिया कि वो पार्टनर है, तो अब वो लाइबल बन जाता है। इसे कहते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, या इसे ही कहेंगे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट।